मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब, जरा इस मामले पर हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि अभी तक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एतराज़ात जो थे वो बजा रहे। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बेंच की तश्कील के हवाले से कुछ सवालात उठाए, तौजीहात पेश की, जवाब दिया चीफ जस्टिस ने। लेकिन अभी वो मुअम्मा हल नहीं हुआ था कि आज तो ये एक तरीके से फैसला ही सामने आ गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है कि आम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर या आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जो बेंच या जो ऑथर जज होता है जिसने वो जजमेंट लिखी होती है उसका उस बेंच में होना जो है वो ज़रूरी है, और प्रेफरेबली वही जजेस होते हैं जो उस बेंच का हिस्सा थे। इसमें कोई दो आरा नहीं है, ये प्रैक्टिस भी है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रूल्स के कानून भी। लेकिन बदकिस्मती से इस केस में हुआ ये कि ये केस दरअसल जब इसकी रिव्यू सुनी गई तो ये पहले दिन से ही ये मुतनाज़ा बन गया, और ये जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही मुतनाज़ा बन गई। मसलन ये कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस को दे दिया गया कि वो कमेटी के मेंबरान को बदल सकता है। अच्छा, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे उसके, और वो मेंबर्स जो थे वो एक तो उसमें सीनियर प्यूनी जज थे और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो थे वो तीसरे नंबर पर सीनियर जज थे। जाहिर है उनकी वो इस कमेटी का हिस्सा थे और उन्हें इस कमेटी से उनमें से एक मेंबर को रिमूव करके दूसरे जज साहब को उसमें शामिल किया गया। अब ये मामला जो था, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है और मुनीब अख्तर साहब का, वो ये कह रहे थे कि ये दरअसल एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से किसी भी कमेटी को जो है वो इस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, और उनको इस नई कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जो थे वो एतराज़ात थे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये भी मुदस्सिर साहब, आइंदा के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। मुझे ये बताएगा, उनके एतराज़ात को, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस तो कर दिया गया, लेकिन जब उन्होंने फुल कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू की उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। वकला कम्युनिटी में और जो भी जितने भी जजेस साहिबान हैं, क्या उनमें इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं दिल में कोई ना कोई खलिश है कि जिसका आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट को खमियाजा भुगतना होगा या मौजूदा जज को? देखिए, अदालती फैसलों के दो पहलू होते हैं। एक उसका आईनी और कानूनी पहलू होता है, और दूसरा जो होता है वो एक उसका अवाम के अंदर, वकला के अंदर और मखसूस सियासी हालात के अंदर उस बेंच या उस कार्रवाई के ऊपर एतमाद जो है या अदम एतमाद का एक सवाल जो है उठाया जाता है। अच्छा। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि अदालतों को किसी अवामी राय या किसी एक पॉलिटिकल ग्रुप जो है उसकी आरा, उनकी आरा और उनके मुतबा नज़र को जो है वो ज़हन में रखते हुए फैसला करना चाहिए। बल्कि मेरा मौक़िफ़ तो ये है बतौर कानून के तालिब इल्म के कि अदालतों को स्ट्रेट अवे अदालत को कानून और आइन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ आजकल का जो माहौल है, क्योंकि देखिए हमारा जो ओवरऑल सिस्टम है ना, इसको अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये अफरा तफरी और दरम बरम हो चुका है, अफरा तफरी का शिकार है। में आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। साहब, मुझे आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। जवाद फैज़ी साहब, कुछ ज़राए खबर ये दे रहे हैं, हुकूमती ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर पीर के रोज़ इजलास तलब किया जा सकता है और ये बिल जो है वो टेबल किया जा सकता है। मुझे ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हुकूमत के लिए राह हमवार हो गई, लेकिन क्या इतना आसान है नंबर गेम पूरे करके इस बिल को पास करवाना, या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि काक का दरिया है और डूब कर जाना है? नहीं, देखें यहाँ पे तो हम हर चीज़ को आग का दरिया बनाने के बहुत ज़्यादा चैंपियन है। छोटी सी बात भी है तो हम आग का दरिया बना देते हैं। अच्छा। तफन्ने तबा के तौर पे मैंने ये बात कही है। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं बड़ी अहम है। अभी मुझसे पहले मेरे दोस्त, मेरे भाई नसीम सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ये सब कुछ कर रही है और मज़े ले रही है। देखिए, अब वो नहीं हुआ। आपने आगाज में अपने इंट्रो में कहा कि हुकूमत को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा जब वो बड़ी तेजी में ये तरमीम लेके आ रहे थे, कानून लेके आ रहे थे और उनको मुंह की खानी पड़ी। अगर माजी में देख लीजिए तो एक महात्मा था जो वजीर आजम था, जो कहता था कि बंदे लाने के लिए हमें फोन करना पड़ता था, हमें कहना पड़ता था, फिर बंदे आते थे कानून बनाने के लिए।
اب وہ تو نہیں ہو رہا. اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو لا تو سکتی تھی نا, لیکن وہ نہیں لے کے آئے. ایک تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے. دوسری پر یہ چیز یہ ذمہ ہے داری کسی نہ کسی کے کندھوں پر تو سونپی گئی تھی, لیکن وہ ذمہ داری کو ایسے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے جس کے بعد یہ بیڑا اٹھایا بلاول بھٹو زرداری صاحب ذمہ داری دیکھیں, خود دیکھیں, اگر آپ حکومتی اتحاد میں دیکھ لیں یا خود حکومتی جماعت میں دیکھ لیں تو اس میں بھی بات ہو رہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 25 کے بعد بھی آ سکتی ہے. لہٰذا ہم ابھی تک تو اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. ذرائع ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, پتہ لگ جائے گا, پتہ سارے نو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ سے کہ دیکھیں نا, فیصلہ آج آ گیا, لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے لیے اتنا آسان ہے یا ابھی بھی مشکلات ہیں بہت زیادہ؟ نہیں دیکھیں, اس میں آئینی طور پہ معاملات کے اندر اتنی آسانی تو نہیں ہوتی, لیکن اتنا مشکل رہا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے یا ہم نے پریکٹیکلی دیکھا کہ کتنا مشکل تھا حکومت کے لیے. دوسری بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجبوری ہے اور ضروری ہے. ڈیفینیٹلی وہ اس پہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور اس پہ وہ پوری اپنے نانا کے آئین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نانا کے چراغ سے ہی کہیں مسئلہ نہ ہو جائے. لہذا یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں اپنے تئیں دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہمیں آئین, قانون, اس کے راستے کے حوالے سے سیاست کی بینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. اور خاص طور پہ میں تو کنڈیم کروں گا, کل اگر چیف جسٹس کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے جس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو وہ تو یہاں اسلام آباد میں سینیگال بنانا چاہتا تھا, یہودیوں کی عبادت گاہ بنانا چاہتا تھا. وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے 500 وکیل باہر کھڑے ہیں, دیکھو فیصلہ ہمارے خلاف. جواب صاحب مجھے لگتا ہے یہ مناسب نہیں ہے کسی کے بھی حوالے سے مذہب کارڈ استعمال کرنا یا اس قسم کا فتویٰ دینا. میرے خیال سے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس سے ہمارا تعلق ہے, یہاں پہ رہتے ہوئے کم سے کم ہمیں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کی گفتگو سے اوریج ہی کرنا چاہیے. ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے. فلسطین کا مقدمہ آپ لڑ رہے ہو, آپ رو رہے ہو, احتجاج کر رہے ہو, تقریریں کر رہے ہو, اور اس میں یہ باتیں ہی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, یہ ریکارڈ تو سامنے رکھنے پڑیں گے. اچھا,